नमस्कार प्यारे बच्चों, यदि आप भी 17 फरवरी के दिन मैट्रिक फाइनल परीक्षा से हिंदी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को जो है ना आप लोग ज़रूर देख कर जाइएगा, ठीक है? क्योंकि इसमें से बहुत सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके जो है ना 17 फरवरी के दिन एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है? तो आप सभी लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर यदि नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी दबा लीजिए, ठीक है? तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिंदी का पूरा गैस क्वेश्चन जो परीक्षा में एकदम पूछेगा, ठीक है? ये मैं एकदम सही बात बोल रहा हूँ प्यारा साथियों, क्योंकि मैंने खुद गैस किया हुआ है। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा जो है ना एकदम लड़ेगा तो लड़ेगा, ठीक है? आपके जितने दोस्त हैं उनमें शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। पहला क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी हुई है? ठीक है, तो सभी क्वेश्चन का हम आंसर भी आप लोग को यहाँ पे देखिए बता रहे हैं। देखिए किस प्रकार लिखना है आपको। हम देखिए वास्तविक रूप से ना कह सकते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का जो है ना एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना माना जाता है, ठीक है? क्योंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पैसे के अनुसार ही जीवन भर के लिए उसी पैसे में बंध जाता है। वह मनपसंद कार्य करना चाहता है परंतु नहीं कर पाता, जिससे अपने समाज और देश का विकास नहीं कर पाता। हिंदू धर्म में जाति प्रथा के तहत पैसा बदलने की अनुमति अनुमति नहीं दी जाती है, ठीक है? तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर इसी प्रकार लिखना है। जब भी ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे तो जाति प्रथा में भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है, तो इसी को एकदम आसान भाषा में समझा के लिख देना है, ठीक है? चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है जी। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है, अपनी दृष्टि में विश्व के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है? तो लिखिएगा कि हम दोनों की नज़र में कहानी का नायक मदन है। चूंकि लेखक का कहना है कि जो बुराई का अंत करता है चूंकि लेखक का कहना है कि जो बुराई का अंत करता है उसे ही नायक माना जाता है। एक दिन की बात है जब मदन कुछ आबार आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। उसी दौरान खोखा आकर कहता है कि लट्टू हम भी खेलेंगे। जब उसे मदन के द्वारा मना कर दिया जब उसे मदन के द्वारा मना कर दिया जाता है तो 2-4 गुस्सा खोखा को जमा देता है, ठीक है? उसके बाद मदन ने भी कासू के दांत तोड़ डाले, ठीक है? मदन एक ईमानदार और स्वाभाविक बालक था, अतः कहानी का नायक मदन ही होना चाहिए, ठीक है? चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये सारा क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है जी, एकदम इम्पोर्टेंट है। चुन चुन कर एक प्रश्न लाए हैं, पूरा एकदम याद कर जाइए, घोर के पी जाइए कैसे भी। एकदम 17 फरवरी के दिन पेपर में बहुत सारा क्वेश्चन यहीं से छपने वाला है, ठीक है? तो वीडियो दबा के शेयर कीजिएगा अपने दो साथी में, ताकि सभी लोग देखकर याद जरूर कर लें, ठीक है? चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, लेखक मैक्स मुलर के दृष्टि के से सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? उत्तर लिखिएगा, लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन भारत के गाँव में हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय ग्रामीण संस्कृति में सच्चा भारत निहित है। भारतीय ग्रामीण लोगों में सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना कूट कूट कर भरा होता है, जबकि शहरों में ऐसा नहीं होता है। गाँवों की अपेक्षा ना शहर ज़्यादा प्रदूषित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और शहरों में लोग सिर्फ अपने से मतलब रखते हैं। शहरी लोगों में सहयोग की भावना नहीं होती, अतः लेखक का कहना बिल्कुल उचित है, ठीक है? कुछ ऐसा इस क्वेश्चन का आंसर में कुछ ऐसा बात है ना जो बिल्कुल एकदम सही बात है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, शहरी लोग जो होते हैं सिर्फ अपनों से मतलब रखते हैं, और जो गांव के लोग होते हैं ना, जितने अधिकतर लोग तो गांव से ही बिलोंग करते होंगे जी, ठीक है? मुझे पता है। तो देखिए जो गांव के लोग रहते हैं ना, वो क्या होते हैं, सबसे मिलजुल कर रहते हैं, बातचीत करते रहे। शहरी लोग किसी से भी मतलब नहीं रहता है, और शहर गाँव में अपेक्षा शहर ज़्यादा प्रदूषित होते हैं गाँव की अपेक्षा। तो गाँव में जो है ना वो साफ सुथरा दिखेगा गाँव, लेकिन शहर उतना कहते हैं ना कि हाई फाई, लेकिन हाई फाई कुछ का देखिए उसमें बहुत ज़्यादा शहर में ना प्रदूषित होते हैं, ठीक है? गाँव की अपेक्षा जो है ना शहर बहुत ज़्यादा प्रदूषित होते हैं, ठीक है? कचरा इधर उधर देख ही रहे होंगे, फेंका रहता है हेन तेन, मतलब बहुत प्रदूषण रहता है, ठीक है? चलिए तो गांव वाले जितने भी है इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा जी, क्योंकि गांव से देसी हैं हम लोग, आपको पता ही होगा। तो हम लोग जो है ना गांव से ही सही है जी, ठीक है? क्योंकि हम लोग शहरी नहीं बनना चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे खुद क्वेश्चन का आंसर ही कह रहा है कि प्रदूषित होता है, गाँव ही सही है। और ये बिल्कुल सही बात है जी, क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। और शहर के लोग जो होते हैं बहुत मतलबी होते हैं जी, किसी से मतलब ही नहीं रखते हैं, ठीक है? चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4 नंबर कह रहा है, शिक्षा का अध्याय गांधी जी क्या मानते हैं?
तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय यह है कि बच्चे और मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए। पढ़ना लिखना तो शिक्षा का अंत नहीं है, वह आदि भी नहीं है। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि बच्चे को कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाई जाए और जिस क्षण में वह अपनी तालीम शुरू करे उसी क्षण में उसे उत्पादन का काम करने योग्य बना दिया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा 5 नंबर, संदार लवादा किसका गिर जाएगा और क्यों? तो मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता के आधार पर जो है ना उत्तर देना है। चलिए उत्तर देते हैं। कवि के अनुसार भगवत महिमा भक्त की आस्था में निहित तो होता है, भक्त भावना का दृढ़ आधार होता है, लेकिन जब भक्त रूपी आधार नहीं होगा तो भगवान की पहचान भी मिट जाएगी। भगवान का लवादा अथवा नाम पहचान सब गिर जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब 2-2 नंबर में एकदम क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, रट जाइए ना, रट एकदम का। ऐसा भी एग्जाम सर पे है, यानी करीब है, बहुत मन ला के पूरा पढ़िए आप लोग और फाड़ के ये एग्जाम में एकदम गर्दा गर्दा कर दीजिए। ठीक है, चलिए सबका रिजल्ट जो है ना एकदम बेहतर बनेगा जी। ठीक है, बस आप लोग एकदम मेहनत और लगन से लग जाइए एग्जाम मतलब तैयारी में अपने। चलिए छठा है कि कवि जीवनानंद दास अगले जन्म में अपने मनुष्य होने में क्यों संदेश करता है, इसका क्या कारण हो सकता है? उत्तर है, भारतीय समाज में यह मान्यता है कि जीवों की 84 लाख योनियां है और मनुष्य योनि अच्छे कर्मों के बाद केवल एक बार ही मिलती है, इसलिए कवि अगले जन्म में मनुष्य होने में संदेह करता है। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों? तो देखिए अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता के आधार पर उत्तर देना है। ठीक है, उत्तर है, सीखने के क्रम में बार बार प्रयास करने पर भी जब बालक विफल हो जाता है तब पहली विफलता पर आंसू आ जाते हैं, क्योंकि कठिनतम प्रयास के बाद विफल होना कष्टदायी स्थिति उत्पन्न करता है। ठीक है, बिल्कुल ये सटीक आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए इसका एक और खुशी की बात है, आप लोगों को बता दें कि पीडीएफ भी इसका हम आप लोग को जो है ना इस वीडियो में देने वाला है। ठीक है, जितने भी छात्र छात्राएं वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो उन सभी को पीडीएफ भी मिलेगा जी। ठीक है, चलिए वीडियो में बन रहीगा। 8वां है, भारत माता शीर्षक कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है? तो उत्तर लिख देना है कि प्रथम अनुच्छेद में कवि ने भारत माता के रूपों का सजीवात्मक रूप प्रदर्शित किया है और कहा है कि गांव में बसने वाली भारत माता आज धूल दूसरित सास्य श्यामला न रहकर उदासीन बन गया है। आज भारत माता का आंचल मैला हो गया है, गंगा यमुना के जल प्रदूषित हो गए हैं। आज भारत माता मिट्टी की एक उदासीन प्रतिमा की जैसी हो गई है। ठीक है, बिल्कुल भारत माता शीर्षक कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है? तो यही चित्र खींचता है जी। ठीक है, इसी को लिखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, प्रश्न कहता है लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए आइए आंसर देखते हैं जी। लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र है। उसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता है। पति द्वारा प्राप्त राशि से उसका घर परिवार नहीं चलता। ठीक है, नहीं चलता है तो वह तहसीलदार साहब के घर पर छोटे मोटे काम करके किसी तरह जीवन यापन कर लेती है। लक्ष्मी के पास एक छोटा सा झोपड़ीनुमा घर है जो बांस एवं पुयाल से बना हुआ है। लक्ष्मी के 4 संतान थे, जिसमें 2 बेटे 2 बेटियां थीं। लक्ष्मी के पूर्वजों के द्वारा छोड़ा गया 1 बीघा खेत है। किसी तरह लक्ष्मी ने उसमें खेती करवाई है। वर्षा नहीं होने से अंकुर जल गए तो कहीं कहीं धान सूख गए। बस देखिए चित्रण कहेगा ना, चित्रण तो जो जो कहानी में होगा उसी को लिख देना होता है। ठीक है, चलिए तब आपको ये जो इतना लिखिएगा 5 नंबर एग्जामिनर देगा जी। ठीक है, चलिए ये 10 नंबर वाला क्वेश्चन ये 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, जो शॉर्ट दिख रहा है उसका आंसर शॉर्ट है जी, तो वो समझिए 2 नंबर वाला है, और जो लंबा आंसर है उसका 5 नंबर वाला है। ठीक है, 2 नंबर या 5 नंबर ये मिक्स किए हैं, पूरा एकदम याद कर दीजिए जी। और बहुत ही शानदार ये वीडियो होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आप लोग क्लास को लाइक करके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिएगा। ठीक है, मैट्रिक में है ना आप, यानी 10वीं में ना अब फाइनल परीक्षा दीजिएगा, एकदम गर्दा करके आइएगा। मेरे स्टूडेंट है ना नीतीश सर के, तो आपको बता दें प्यारे साथियों, ये नीतीश एजुकेशन को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके रखिए। मैं एकदम गारंटी दे सकता हूँ कि फाइनल परीक्षा में आप लोग एकदम गर्दा करके आइएगा सभी सब्जेक्ट में। मैं जितना आपको पढ़ा दे रहा हूँ सब उसी में से क्वेश्चन पूछेगा, सभी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ऑल सब्जेक्ट। अभी लगातार आप लोग को
रोज आप देख ही सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सेलेक्टिव सारा चीज़ बता ही रहा हूँ। फिर उसके बाद से आप लोग को पीडीएफ नोट्स भी दे रहा हूँ ग्रुप में। जो भी छात्र अभी तक नहीं जुड़े हैं ग्रुप से, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और इंस्टाग्राम का भी लिंक होगा, उसे फॉलो कर लीजिएगा। बिहार बोर्ड का रील्स के माध्यम से आपको इंस्टाग्राम पर मिलता है बिहार बोर्ड का रील्स, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ और बता दें प्यारे बच्चों, जल्दी से जाकर ग्रुप ज्वाइन कीजिए, और पीडीएफ उसी में मिलेगा ग्रुप में, ठीक है। चलिए, 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। मगमा की अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? देखिए, किस बात को लेकर विवाद था जानते हैं। एक दिन बहू ने किसी बात पर पोते को पीट दिया। इस पर मगमा ने कहा, क्यों क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? इस पर बहू ने मगमा को खरी खोटी सुना दी। इस बात को लेकर ना मगमा का बहू के साथ विवाद हो गया, ठीक है। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, नेपाली, नेवारी, मराठी, मैथिली, मगही एवं भोजपुरी भाषाएं लिखी जाती है। जो भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में यह लिपि फैला हुआ है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलिए जी, 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन कहता है कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है? तो बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा होता है क्योंकि बहादुर घर के सभी कार्यों में कुशलतापूर्वक करता था। घर के सभी सदस्य को आराम मिलता था। किसी भी कार्य हेतु हर सदस्य बहादुर को पुकारते रहते थे। वो घर के कार्य में सभी को मुक्त रखता था। साथ रहते रहते सबसे हिलमिल गया था। डांट डांट फटाकर के बावजूद काम करते रहता था। यही सब कारणों से उसके चले जाने पर सबको पछतावा होता है, ठीक है। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर वाला ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम एग्जाम में आता है। कह रहा है, राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी कैसे होते हैं? परंपरा का मूल्यांकन पाठ के अनुसार पर लिखिए। देखिए, लेखक कहते हैं ना कि साहित्य के मूल्य राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा अधिक अस्थायी है। इसी पुष्टि में अंग्रेज कवि टेनिसन द्वारा लैटिन कवि वर्जिल पर रचित उस कविता की चर्चा करते हैं जिसमें कहा गया है कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया, पर वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनि तरंग हमें आज भी सुनाई देती है। हृदय को आनंद विह्वल विह्वल कर देती है। हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य के पतन के बाद जब उसका नाम लेने वाला नहीं रह जाएंगे, तब भी सोफियर, मिल्टन और शैली भी संस्कृति के आकाश में पूर्व की भांति जगमगाते नजर आएंगे, ठीक है। और उनका जो है ना प्रकाश पहले ही की अपेक्षा करोड़ों नई आंखें देखेंगी। इस प्रकार राजनीतिक मूल्य कालांतर में नष्ट हो जाते हैं, पर साहित्य के मूल्य अधिक स्थायी होते हैं जी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 13 नंबर वाला 5 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है। एकदम रट जाइए, याद कर जाइए कैसे भी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं? देखिए क्या बताते हैं, सुनिए। बिरजू महाराज की शादी 18 साल की उम्र में हुई थी। बताइए, 18 साल की उम्र में। ए बड़ा की बात करें बबुआ लो, अभी के बारे में बात करें तो 18 साल के हो गए हैं, तो शादी खोज रहे हैं। शादी नहीं होगी जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते हैं। और आज का ऐसा जनरेशन चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा हंसी वाली बात है कि देखिए, जब तक आप मतलब पढ़ाई लिखाई करके काम वाम कहीं नहीं पकड़ते हैं, जॉब वाम नहीं पकड़ते हैं ना जी, तब तक आपका घर वाला ऐसे शादी नहीं करने वाला है। 18 साल का हो गए, कहिएगा शादी कर दें, बाप माई एकदम हाथ गोड़ तोड़ देंगे आपके, ठीक है। बिल्कुल सही बात है प्यारे साथी। 18 साल की पहले पहले देखिए, पहले होता था ना बाल विवाह हो जाता था, बहुत ही कम ही उम्र में शादी हो जाता। लेकिन देखिए, अभी के ज़माने में बताया ना, जब तक अपने पैसा से नहीं कीजिएगा ना, नहीं होगा। हाँ, जिनके बाप माँ जो है माता पिता, वो मतलब क्या बोलते हैं, एक तरीके से रईस बोलिए, वो लोग कर सकते हैं। लेकिन एक तरीके से देखा जाए, जनरेशन अभी कमाइएगा खुद ना, तभी होगा। और शादी 25-30 ऐसा करके हो रहा है इस एज में, ठीक है। खुद कमाइएगा, कुछ पैसा जुटेगा तब। ये नहीं कि सोचिए कि पापा मम्मी हमारे शादी कर दे, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जनरेशन नहीं है, अभी खुद कमाना पड़ेगा। चलिए, इसलिए आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए। हाई देखिए 15 नंबर। चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। कवि गुरु नानक किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानते हैं? देखिए, कवि गुरु नानक राम नाम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानते हैं। राम नाम के बिना व्यक्ति होने वाला जीवन केवल विष का भोग करता है, ठीक है।
तो ये इस वीडियो में मैंने आपको 15 गो वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है, जो आपको जो है ना परीक्षा में 17 फरवरी को देखने को बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन लड़ेगा। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन तो लड़ ही जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्त साथी में। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब सब लोग कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए। अब PDF के लिए चले जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिए हैं, सभी लोग जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।